सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 7 जो कि ओवरऑल लेक्चर नंबर 69 है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन थोड़ा हाई लेवल का सेशन होने वाला है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा है बट हम लोग कवर अप कर लेंगे। बट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आज के सारे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपना थोड़ा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड अगेन लेट मी इन्फॉर्म यू कि आज भी हमारे पास एक ही स्टूडेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली इसको ये वाला चैप्टर में थोड़ा डाउट था, तो जितना भी अभी अपकमिंग वीडियोस रहेगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, सो ही विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। तो चलो भाई करो। अच्छा क्या बोला, चलो जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं एकदम बेसिक में जाऊंगा क्योंकि 7th क्लास है और 2 क्लासेस बाद ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, ठीक है। तो जितना भी बेसिक्स है, जितना भी परसेंटेज कैलकुलेशन है, थोड़ा आज यहाँ पे होगा। ऑल्दो मैं बता दिया करूंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ। कमल बोरोड ₹75,000 at 20% compound interest per annum for 2 years. He paid ₹30,000 at the end of first year and settled the remaining amount at the end of second year. चलो ये एक कहानी है। Had he paid ₹40,000 at the end of first year, what would have been the change in the remaining amount due at the end of the second year? ठीक है। तो वो कर क्या रहा है बेसिकली, अगर मैं 75,000 लूं तो 75,000 पे पहले साल 20% जब लगेगा तो 20% का मतलब कितना होगा, 15,000। ठीक है, आंसर आ गया? नहीं सर। अच्छा 75,000 20% लगेगा 15,000, तो ये हो जाएगा 90,000। ठीक है, अब ये 90,000 वो दो तरीके से दे सकता है। आई मीन 90,000 नहीं, 90,000 में से वो कुछ पैसा देने वाला है बट वो दो तरीके से अभी दे सकता है, ठीक है। द पॉइंट इज या तो वो -30,000 करेगा जो कि फर्स्ट सिचुएशन है, तो बचेगा कितना, 60,000। ये हो गया फर्स्ट ईयर का तामझाम कि आफ्टर 1 ईयर 90,000 बचा हुआ था, देन 30,000 उसने दे दिया एंड 60,000 अभी पेंडिंग है। अभी भी उसके ऊपर डेट है, कर्जा है 60,000 का, बट अभी और कैलकुलेट करना बाकी है क्योंकि और एक साल बचा हुआ है। अब इस पे भी और 20% एड अप होगा, तो 20% एड अप होगा यानी कितना ऐड होगा, 12,000 रुपए ऐड होंगे। सो दिस विल बी व्हाट, 72,000। ठीक है, अब या फिर ये वाला पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये 90,000 हुआ, 90,000 में से वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है सिर्फ 40,000। पहले 30,000 दे रहा था, अब 40,000 दे रहा है, ठीक है। तो बचेगा अभी 50,000, यानी थोड़ा बोझा कम है इस बार, उसके ऊपर कर्जा कम है तो ओवरऑल भी कम ही आएगा। अब इसके ऊपर हमको दूसरे साल का 20% कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन हो गया, फिर सेकेंड ईयर का और 20% कितना होगा, 10,000 रुपए। तो अगर वो इस रास्ते में चलता है तो उसको 7 लाख लिख दिया क्या मैंने, अगर वो इस रास्ते में चलता है तो उसको 72,000 देना पड़ेगा। अगर वो इस रास्ते से जाता है तो उसको 60,000 देना पड़ेगा। यानी इन दोनों रास्तों में या इन दोनों प्रोसेसेस में अल्टीमेटली उसका चेंज ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 12,000। ठीक है, अच्छा तो इस तरीके से तो हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वेरी फाइन, मतलब एकदम सिंपल है। नाउ द पॉइंट इज कि इस क्वेश्चन में या इस प्रोसेस में, इन दोनों प्रोसेस में मेन चेंज कहां पे हो रहा है, द मेन चेंज इज ऑकरिंग ओवर हियर, राइट। और तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि 90,000 तो ये वैसे भी आना था,
उसके बाद मेरा मर्जी कि मैं 30,000 रुपए दूं कि 40,000 रुपए दूं। 30,000 देने से ज्यादा बचेगा, अल्टीमेट भी ज्यादा आएगा। 40,000 देने से हल्का सा कम बचेगा, अल्टीमेट भी थोड़ा सा कम आएगा। तो वाई नॉट हम लोग इस चीज को ऐसा सोचे कि यहां तक तो मैं कैलकुलेट कर ही लूंगा। वो आप मन में भी कर सकते हो, क्योंकि 75,000 पे 20% कैलकुलेट करना कोई मतलब बहुत बड़ा बात नहीं है। ये सिंपली किया जा सकता है कि 90,000 हो जाएगा। चलो, ये 90,000 है ही मेरा, ठीक है। तो ऑल्दो इस 90,000 को भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट दोनों में सेम है, दोनों प्रोसेस में इतना तो सेम ही है, ठीक है। बट फिर भी जस्ट फॉर नेम सेक। अच्छा, अब जो चेंज आ रहा है वो चेंज 10,000 रुपए का आ रहा है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि यहां पे मैं 10,000 रुपए मतलब ज्यादा डेट मेरे ऊपर रह रहा है और यहां पे 10,000 रुपए कम रह रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ बोलूं आपको कि व्हाट विल बी द चेंज, सो द चेंज विल बी 10,000, क्योंकि यहां पे मैं 10,000 कम दे रहा हूं तो मेरे ऊपर बोझा ज्यादा रह रहा है, यहां पे मैं 10,000 ज्यादा दे रहा हूं तो बोझा मेरे ऊपर कम रह रहा है। तो द चेंज इज 10,000, बट नॉट ओनली 10,000, 10,000 प्लस ये जो 10,000 का डिफरेंस है इस पे भी तो ये 20% अप्लाई होगा ना। तो 10,000 का 20% कितना होगा भाई? 2,000। तो ओवरऑल फिगर मुझे मिलेगा 12,000, ठीक है। तो तब जाके ये चीज 12,000 आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस 60,000 के ऊपर जो मैंने 20% लगाया, इस 60,000 के अंदर ये 50,000 है कि नहीं है? तो इस 50,000 पे जो 20% लगा और इस 60,000 पे जो 20% लगा, 50,000 वाला 50,000 वाला आप हटा दो, बिकॉज वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द डिफरेंस, ठीक है। तो अगर इस 60,000 में से मैं ये 50,000 और उसका 20% का कैलकुलेशन पूरा का पूरा हटा दूं तो हट गया पूरा, सिर्फ यहां पे बचा 10,000 और 10,000 का 20% 2,000, तो ओवरऑल आएगा 12,000, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन द चेंज कि चेंज क्या हो रहा है। चेंज 10,000 का है, बट इस 10,000 पे आगे जाके 20% भी लगेगा, तो ओवरऑल विल बी 12,000 डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रोसेसेस। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? चलो आगे बढ़ते हैं। Viraj invested a sum at 15% per annum compound interest for 2 years, while Varun invested a different sum at 25% per annum compound interest for 2 years. 15% इंटरेस्ट मतलब 32.25, ठीक है। बट 32.25 का आप फ्रैक्शन नहीं निकाल पाओगे, मतलब निकाल तो लोगे बट आई गेस वो कॉमन फ्रैक्शंस में नहीं आता है 32.25, ठीक है। तो इसको बेटर है हम लोग वैसे ही करेंगे 20 स्क्वायर 22 3 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, एनीवेज बोथ ऑफ देम गॉट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट वाज दिस, फाइंड द इंटरेस्ट, ठीक है। चलो, तो इसका क्या होगा? दिस विल बी व्हाट? 3/20 प्लस 3/20, यानी 20 पे 3 ज्यादा है, तो 20 पे 3 ज्यादा है, तो विराज के लिए अगर मैं लिखूं प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशियो, दिस विल बी 20 स्क्वायर इज टू 23 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 400 इज टू 529, और इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट विल बी 129। हो गया? अच्छा, नेक्स्ट वरुण। वरुण के लिए बहुत आसान है ये, 25% 2 साल, यानी तो यही सारा बेसिक्स मैं बोल रहा था कि मैं लिखने नहीं वाला आज के क्लास में। इट इज एक्सपेक्टेड कि आप सबको आता है या समझ में आ रहा है, मैं मुंह से बोल दिया करूंगा, सारा एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो 25% 2 साल के लिए यानी 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25/100 तो कितना होगा 56.25. नाउ 56.25 इज अ लाइक कॉमन परसेंटेज, कॉमन इन द सेंस एक जो हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन का लिस्ट सीखते हैं उस लिस्ट में आ जाएगा. 56.25 कितना आएगा 9/16 क्योंकि 6.25 होता है 1/16 इंटू 9 कर दोगे तो 9/16. ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि इसका ओवरऑल परसेंटेज 56.25% आ रहा है. इसको भी हम लोग 1/4 करके कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर. ठीक है, कोई इशू नहीं है. 9/16 यानी 16 रुपए पे 9 रुपए का इंटरेस्ट है. तो अमाउंट कितना है 25 रुपए है, बट अमाउंट से मुझे कोई लेना देना है ही नहीं. ठीक है, अच्छा. अब यहां पे हमको बोला है कि इंटरेस्ट ऑफ विराज इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ वरुण. ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं यहां पे कि यहां पे इंटरेस्ट कितना है, विराज का इंटरेस्ट कितना है 129 आउट ऑफ 400 इंटू प्रिंसिपल ऑफ विराज. ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे ना. ये लिखने का स्टाइल समझ में आया, नहीं आया समझ में? हाँ तो बोलो ना नहीं आया. ठीक है, ये लिखने का स्टाइल मैं यहां पे बता देता हूं कि देखो यहां पे अगर मैं बोलूं कि इंटरेस्ट ऑफ विराज बाय प्रिंसिपल ऑफ विराज का रेशियो, तो आप क्या बोलोगे 129/400 ये बोलोगे कि नहीं? इंटरेस्ट और प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल को उधर लेके जाओ तो इंटरेस्ट ऑफ विराज का रेशियो क्या बोलोगे 129/400 इंटू प्रिंसिपल ऑफ. ठीक है, तो आप लोगों को भी बोल रहा हूं ये बहुत ही सिंपल चीज है, ऐसा नहीं कि ये वाला चीज भी एक्सप्लेन करना पड़े. थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ. ठीक है, ये इतना टाइम्स है ना इसका. ठीक है, तो प्रिंसिपल का कितना गुना है, ये प्रिंसिपल का 129/400 टाइम्स है. ओके, सेम गोज फॉर इंटरेस्ट ऑफ वरुण. इंटरेस्ट ऑफ वरुण कितना होगा, इंटरेस्ट ऑफ वरुण होगा यहां पे तो रेशियो पता ही है हमको 9/16 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वरुण. ठीक है, 9/16 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वरुण. सिंपल सा चीज है. देखो यहां पे भी यहां पे भी अगर आप लोग ये लिखोगे कि इंटरेस्ट ऑफ वरुण डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ वरुण का रेशियो क्या आएगा, तो मैं 9/16 नहीं लिखूंगा क्या, फिर प्रिंसिपल ऑफ वरुण इधर चला जाएगा. ठीक है, तो ये सब चीज आपको हमेशा डायरेक्ट लिखना पड़ेगा. ठीक है, एग्जाम में तो बहुत सारी चीजें हम लोग कम लिखेंगे. एग्जाम में तो मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखता हूं, डायरेक्ट ये इक्वेशन, क्योंकि मुझे पता है ये 20 स्क्वायर 23 स्क्वायर होगा यानी 400 और 529 यानी 129 आउट ऑफ 400 इंटू प्रिंसिपल ऑफ विराज, और ये 56.25 यानी 9/16 तो 9/16 इंटू प्रिंसिपल ऑफ वरुण. डायरेक्ट ये चीज लिखता मैं एग्जाम में. ये सारा चीज नहीं चाहिए हम लोग को, नोट्स थोड़ी ना बनाना है. तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. यहां पे तो बोला ही है इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट यानी प्रिंसिपल. अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग. ये 1 ये चला जाएगा 25 बार, ये 25 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 129. तो यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, देखो गैप आ रहा है 96 रेशियोज का गैप आ रहा है. ठीक है, और एक्चुअल गैप कितना है, द डिफरेंस बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट इज 25,600. ठीक है, 32 से कैंसिल कर दो. 32 से ये 3 बार जाएगा. ठीक है, और ये 32 से जाएगा आपका 8 बार ना.
32 से 3 बार, 32 से ये जाएगा 8 बार। फाइंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय ईच वन ऑफ देम। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय ईच वन ऑफ देम। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 800/3। इसको ऐसा छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी हम लोग निकालते हैं कि पैसा कितना मिला इनको। तो कहीं से भी निकाल लो, या तो यहां से निकाल लो, वरुण वाले वैल्यू से निकाल लो। वरुण वाले वैल्यू से निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन मुझे करना है। अब इसका कैलकुलेशन से पहले तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, प्रिंसिपल ऑफ वरुण। प्रिंसिपल ऑफ वरुण कितना होगा? वरुण का यूनिट्स कितना है? 129। तो प्रिंसिपल ऑफ वरुण होगा, 1 यूनिट का वैल्यू है 800/3, तो 129 का वैल्यू होगा 129 इंटू 800/3। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑफ वरुण होगा 9/16 इंटू प्रिंसिपल ऑफ वरुण। और प्रिंसिपल ऑफ वरुण क्या है? 129 इंटू 800/3। तो 129 इंटू 800/3। तो 16 से काटोगे तो कितना होगा? 5 बार 50 हो गया। 3 से काटोगे तो कितना होगा? इसको काट दो, 3 बार हो गया। ओके, तो 129 इंटू 15 हो गया। ठीक है, 15 9 जा 35, 13 बच गया, 15 2 जा 30, 43 हो गया 4। ठीक है, 19350। ये देखो, इसका आंसर इतना ही था, इसका आंसर इतना ही था। चलो अगले क्वेश्चन में जाए। कितना टाइम हो गया? थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ, 9:20। ठीक है, हाँ थोड़ा तो आएगा। चलो विकास इन्वेस्टेड ₹36,000 at a certain compound interest rate per annum for 2 years. ठीक है, if he added ₹6,000 after 1 year, the total amount at the end of 2 years would increase by 6,300. तो क्या हुआ कि 36,000 का पहला साल का आपने कैलकुलेशन किया, कुछ आएगा, रेट तो नहीं दिया हुआ है, कुछ आएगा। मान लो 36,000 बन गया 39,000। फिर सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन मैं करूंगा तो 39,000 बन जाएगा 42,000। बट जैसे 39,000 बना, मैंने कितना और ऐड किया इसमें? 6,000, तो वो हो गया 45,000। अब जो सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन होगा वो ओवरऑल पूरे 45,000 पे कैलकुलेट होगा। स्प्लिट भी कर सकते हो आप, अलग अलग करके भी कर सकते हो कि नहीं मैं पहले वाला एक बार में करूंगा और सेकेंड ईयर का वाला मैं अलग से करूंगा, सिर्फ सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो हमको कैलकुलेशन वैसे ही करना है। अच्छा, यहाँ पे फाइनल क्या बोला है? इफ इंस्टीड he adds ₹15,000 after 1 year, what would be the total interest earned in 2 years? अगर वो 6,000 के बदले 15,000 ऐड करता तो कितना आता? तो ये चीज तो कुछ ऐसा बनेगा ना कि 36,000 एक साल बाद बन गया कुछ स्टार। ठीक है, 2 साल बाद बन गया ये हैशटैग। परसेंटेज तो मुझे पता नहीं है, R%, यहाँ पे भी R%। ठीक है, अब
ये जो एक्चुअली में क्या हुआ कि ये जो स्टार है, स्टार का कैलकुलेशन करने पे हैशटैग आएगा, बट अगर मैं स्टार के साथ 6000 जोड़ता तो यहां पे भी और जुड़ता, कितना जुड़ता, 6300। यही बोला है ना उन्होंने कि अगर इस वैल्यू के साथ आप 6000 रुपए ऐड कर दोगे तो जो फाइनल आउटकम आएगा, दैट दिस फाइनल आउटकम वुड इंक्रीज बाय 6300। तो क्यों ना हम लोग, देखो आप कंबाइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हो और टोटल कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जैसे मान लो 80 है, 80 का 20% कितना होगा, 16, तो आंसर कितना आएगा 96। और अगर आप 80 के साथ 20 जोड़ते हो, ठीक है, तो इसका भी 20% आएगा, कितना आएगा 4, ठीक है। बट ये चीज अगर आप जोड़ के करते हो कि 100 पे 20%, ठीक है, सॉरी ये तो 4 मतलब वो हो गया 24 होगा ना ये, हाँ, तो टोटल कितना आ रहा है 120, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैंने मान लो 80 रुपीज रखा, उस पर 20% बढ़ाया तो हुआ 96, बट किसी ने बोला भाई 80 रुपीज रख दिया और 20 रुपए जोड़ दे, तो उस 20 रुपए का अगर मैं अलग से कैलकुलेट करूं तो ये अलग से आएगा, बट ओवरऑल यहां पे कितना आ रहा है 120 आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसको अलग अलग कैलकुलेट नहीं करके एक बार में 100 लेके 20% बढ़ाऊं, तब तो सीधा ही क्या आएगा, ये वाला। अच्छा 20 रुपीज का 20% 20 रुपीज का 20% बढ़ाओ तो कितना बढ़ेगा 16 बढ़ेगा ना, ये वैल्यू तो 16 आएगा ना भाई, 80 रुपीज हाँ वही, सॉरी 80 रुपीज का 20%, 80 रुपीज का 20% कितना आता है 16, तो 16 बढ़ के कितना हो जाएगा ये 96। और 20 रुपीज का 20% कितना होता है 4 रुपए, तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा 24। और अब अगर मैं फाइनल ऐड करूं कि कैलकुलेशन सेपरेट सेपरेट किया बाद में मर्ज कर दिया तो कितना आएगा 120, बट अगर मैं कैलकुलेशन पहले ही मर्ज करके करूं तब भी कितना आएगा 120, ठीक है। सो माय पॉइंट इज कि हम लोग इसको इस तरीके से नहीं सोच के, मतलब थोड़ा क्लमजी होगा कि मैंने मान लो 36,000 आर परसेंट करके एक्स पकड़ लिया और एक्स प्लस 6,000 का आर परसेंट करके वाई प्लस 6,300 कर दिया, तो ये थोड़ा क्लमजी होगा ऐसा अगर सोचो। तो मर्ज करके हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि मर्ज वाला आंसर और सेपरेटेड वाला आंसर अल्टीमेटली सेम ही आता है, ठीक है। अल्टीमेटली बोथ द प्रोसेस विल गिव अस द सेम आंसर। तो क्यों ना हम लोग सेपरेटेड करके सोचते हैं, सेपरेट करके सोचेंगे। क्यों सेपरेट करके सोचेंगे, क्योंकि इसमें पहला लाइन में कोई वैल्यू नहीं है, तो पहले लाइन को सेकंड लाइन के साथ मिला के सोचने जाएंगे तो बहुत टफ बन जाएगा ये। हाँ, दो वेरिएबल आ जाएगा, तो मतलब दो नहीं भी आए, अगर एक में भी रखना चाहूं तब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसको अलग मूव होने दो, इसको अलग मूव होने दो। इसमें मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, बट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। तो 600 से अगर कोई चीज, अरे ये ऐसा कलर कैसे देते हैं, 600 से अगर कोई चीज 6000 सॉरी 6000 से कोई चीज अगर 6300 देता है तो कितना परसेंट है 20% है। ये देख लो कितना परसेंट होता है 10%, तो इस सॉरी 5% है, सॉरी 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 मैं 20 बोल दिया, मुझे आधा करना था, मैंने डबल कर दिया। तो 6000 का 10% कितना है 600, उसका आधा कितना है 300, तो 300 ही तो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जिन लोगों को इस तरीके का कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन गो बैक टू माय स्पीड मैथ्स का क्लास, ठीक है, जो कि मतलब पिछले साल हुआ था, इसी इसी सीरीज का पार्ट है ये, ठीक है। दैट विल बी लेक्चर नंबर 1 2 3 4, ये आज तो लेक्चर नंबर 69 चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे 5% ऐड हो रहा है, 5%। तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अगर ये नीचे 5% हो रहा है तो ऊपर क्या अलग हो जाएगा, ऊपर भी तो 5% होगा। अभी भी दिखाया ना, जो 80 में चल रहा है वही 20 में चलना पड़ेगा, तभी जाके तो 100 का वैल्यू में सेम आएगा, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल क्वेश्चन है, तो ये जो रेट आया ये पूरे क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है। अब हमको क्या बोला गया था, अब हमको ये बोला गया था कि
अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग 6000 के बदले 15000 ऐड करेंगे तो मुझे फाइनली कितना मिलेगा। तो अब हम लोग कैलकुलेशन सेपरेट करेंगे। 36,000 अरे फॉर 5% फॉर 2 years, ये मैं पूरा एक साथ कैलकुलेट करना चाहता हूं, पूरा एक साथ, मतलब मैं पार्ट बाय पार्ट नहीं करना चाहता। अब आप बोलोगे पार्ट बाय पार्ट क्यों नहीं करना है मुझे, अगर इस पार्ट का कैलकुलेशन किया फिर उसके साथ तो 15,000 जोड़ना पड़ेगा ना मुझे, तो मैं ये अलग से यहां से 15,000 वाला कैलकुलेशन कर दूंगा। और यहां पे ये 1 ईयर का कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर बाद में इन दोनों को जोड़ दूंगा और मुझे एक फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो काफी सारा लेयरिंग हो जाएगा ना कैलकुलेशन का। आप सोचो 36% का 5% बढ़ाओगे, यहाँ पे एक वैल्यू आया, फिर उसमें 15,000 जोड़ोगे, फिर वहां पे एक वैल्यू आया। अब जोड़ने के बाद किस तरीके से कैसा रहेगा, ठीक है, वो भी तो नहीं पता। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला कैलकुलेशन ना एक्चुअली मतलब अगर दिमाग में आता है तो फिर तो 10.25% करके कर सकते हो, बट मैं पर्सनली 10.25% करके ये करता नहीं, मैं ये करता इस तरीके से, हाँ, रेशियो से, क्योंकि 5% मतलब कितना होता है 1/20, यानी 20 से 21। ठीक है, तो ये आता है यहाँ पे 20 स्क्वायर इज टू 21 स्क्वायर। ठीक है, 20 स्क्वायर क्या होता है 400 इज टू 441। ठीक है, और इंटरेस्ट है यहाँ पे 41। 400 के जगह में क्या है देखो 36,000, यानी इंटू 90 हो रहा है, तो 41 के साथ भी इंटू 90 होगा, तो ये होगा 3690। बहुत सिंपल है। ठीक है, बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हाँ, इसलिए मैंने इसके साथ 90 मल्टीप्लाई नहीं किया। और इस पे तो क्योंकि ये ऐड ही हो रहा है इस लेवल पे, इस पॉइंट पे ये ऐड हो रहा है आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, इस पॉइंट पे ये ऐड हो रहा है आफ्टर 1 ईयर, तो इसके पास और बचेगा कितना, और 1 साल बचेगा, तो 15,000 रुपए पे 5% कितना होता है 750। सिंपल है ये हो गया 10% और उसका आधा। अभी आपको अपना फाइनल आंसर के लिए इन दोनों चीजों को ऐड करना है, जो मैं क्लाउड बना रहा हूं इन दोनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो 40 आएगा लास्ट में, तो ये होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया ये वाला चीज। तो हमको पार्ट बाय पार्ट करके जाना है या कभी मर्ज करके जाना है, बट दोनों से एक ही आंसर मिलेगा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन आपके पास रिसोर्सेस कैसा है। रिसोर्सेस अगर मर्ज करने वाला कंफर्टेबल है तो मर्ज करके सॉल्व करो, अगर रिसोर्सेस ऐसा है कि पार्ट बाय पार्ट करके कंफर्टेबल हो तो पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करो। बट आई गेस वो 80 वाला और 100 वाला एग्जांपल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको समझ लेना पड़ेगा। 10.25 करके भी बहुत इजीली निकल जाता है ये इतना, क्योंकि इसका 10% कितना है 3600 और 25% कितना है 9000। 9000 25% यानी तो डिवाइडेड बाय 4, 36,000 है ना, तो डिवाइडेड बाय 4 में भी तो 1000 ही आएगा 9000। बट हमको चाहिए था 0.25, 25% नहीं चाहिए था, तो 9000 से 2 जीरो हटा दो 90, तो 3600 प्लस 90, तो ये आएगा 3690। तो वैसा भी आप सोच के कर सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली ये सब क्वेश्चंस ना एक्चुअली दिमाग को पूरा एक्सरसाइज करवाता है। लाइक आप ऐसा सोचो वैसा सोचो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन में हमने 15% को तो ऐसा सोचा, बट 56.25 क्योंकि कंफर्टेबल था, नोन परसेंटेज था, तो उसको ऐसा सोच लिया। बट इसको फिर मैं ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि 32.25 आप सोच के देखो, 32.25 का फ्रैक्शन ये आता, ये फ्रैक्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना, यूजुअल लिस्ट में ये फ्रैक्शन पढ़ते ही नहीं है हम लोग। ठीक है, तो सारा चीज दौड़ना पड़ेगा दिमाग में पूरा एकदम स्पीड में एग्जाम के टाइम पे। चलो नेक्स्ट।
ये हो जाएगा इजीली। अंकुश took a loan of 40,000 at 10% per annum for 2 years. ठीक है, he added x to this amount lent and lent the total at 20% per annum compound interest for 2 years. After 2 years he repaid the loan using the amount he received. He earned a profit of this much. ठीक है, अब ये सीन पहले समझ लो। सीन क्या है कि मैंने बैंक से लोन लिया कुछ एक परसेंट से कुछ एक पैसा। अब मेरे घर में कुछ पैसा पड़ा हुआ था। अच्छा चलो उसको उसमें बाद में आता है। मैंने बैंक से कुछ लोन लिया 10% पे, वही लोन मैंने तुम्हारे हाथ में थमा दिया 20% पे 2 साल के लिए। तो 10% 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे बैंक को कितना देना पड़ेगा? 21। और मैंने जो तुमको लोन दिया है तो 20% 2 साल पे तुम मुझे कितना देगा? ऑफ द सेम प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल। मैं बैंक से अगर 50,000 रुपए लिया, वही 50,000 तुमको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो 21% मुझे लौटाना है और 44% मुझे तुमसे मिलेगा। तो यहां पे मुझे 23% का फायदा है, 23% ऑफ द प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल हो। ये तो मेरा नेट फायदा है। ठीक है, तो वो पहले कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद बाकी का समझते हैं। तो 21% ऑफ 40,000 ये मुझे लौटाना है। ठीक है, ये मुझे लौटाना है और ये मुझे मिलेगा। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकल रहा है? 23% ऑफ 40,000। ये मेरा प्रॉफिट है और यही इस क्वेश्चन का आंसर होता अगर वो बीच में ये ऐड नहीं करता कुछ। अच्छा, अब मैंने अपने घर से कुछ पैसा ऐड किया, वो तो मेरा खुद का पैसा है, वो तो मुझे बैंक को वापस नहीं करना है। तो मैं पहले तुमको इतना सा पैसा दे रहा था जो कि मैंने बैंक से लिया और तुमको दे दिया। अब मैंने बैंक से जो लिया, जो तुमको दिया, वो तो है ही, उसका 23% मेरा रहेगा, बाकी तो मैं लौटा दूंगा। अब जो ये पैसा है, ये पैसा मुझे बैंक को नहीं देना है, ये पैसा मैं अपने से तुमको दे रहा हूं। बट तुम इस पैसे पे भी तो 44% देगा ना। तुम मुझे इस पैसे पे भी 44% दे रहा है, इस पैसे पे भी 44% दे रहा है। अगेन स्प्लिट और मर्ज का कंसेप्ट है। सेपरेट तरीके से भी सोच सकते हो या ओवरऑल भी सोच सकते हो कि इतने पैसे पे, देख लो, इतने पैसे पे दिस हैंड इज इंडिकेटिंग बैंक वाला पैसा, दिस पेन इज इंडिकेटिंग मेरा खुद का पैसा। इतने पैसे पे तुम मुझे 44% दे रहे हैं, बट इस पैसे का 44% ये पूरा मेरे पॉकेट में जाएगा क्योंकि ये मेरा ही था पैसा। बट इस पैसे का 44% में से 21% मैं बैंक को लौटाऊंगा और 23% में रखूंगा। तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 23% ऑफ दिस मनी प्लस 44% ऑफ द एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, तो प्लस 44% ऑफ एक्स। अब यही मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है 15,800 का। ठीक है, he repaid the loan using the amount he received. If he earned a profit of this from the entire transaction, find the value. ठीक है, तो ये तो 0 कट जाएगा परसेंटेज के साथ, यहां पे हो जाएगा 9,200। ठीक है, 9,200 माइनस होगा, 800 से 200 जाएगा तो 600 और 15 से 9 जाएगा तो 6। 44% ऑफ x इज इक्वल टू 66। 11 से काटोगे तो 4 आएगा, 11 से काटोगे तो 600। 4% आ गया है। इधर 25 मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 25 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। 100% ऑफ x, 100% ऑफ x मतलब x इटसेल्फ। ठीक है, ये आ जाएगा 15,000 रुपए। ठीक है, किसी भी चीज का 100% मतलब 100/100 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है? 15,000। ठीक है, सो सी द मोर यू थिंक द लेसर यू राइट। ठीक है, एंड ये चीज सिंपल बन जाता है। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारा स्टेप्स होता, मान लो ये वाला क्वेश्चन अगर मैं 3rd 4th क्लास में करवा रहा होता तो अब मैं बहुत सारा स्टेप्स लिखवाता।
ठीक है, इसलिए मैंने आज के क्लास में पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि पहले का क्लासेस सारा रिवाइज करो, क्योंकि आज का क्लास थोड़ा वे अबव होने वाला है। ये हैबिट दिलवाना तो पड़ेगा ना स्टूडेंट्स को, हमेशा मैं लिख लिख के कितना देता रहूं। चलो, अब इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्लास का कंसेप्ट काम में आएगा। ठीक है, जो कि आई गेस बहुत जगह पे नहीं बताया जाता है ये चीज। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, चलो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से पहले उसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 20% है तो इसका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा? 5:6 फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में भी क्या होगा? 5:6। थर्ड ईयर में भी 5:6। फोर्थ ईयर में भी 5:6। तो बहुत लोग इसको ऐसे करके निकालते हैं, कि 5:6 ले लिया, फिर 5:6, फिर 5:6, फिर 5:6। अब इन सब रेशियोज को मर्ज करके पहला 2 साल, लास्ट का 2 साल निकालते हैं। बट एक्चुअली ये सारा चीज चाहिए नहीं, मैंने इसलिए अपने फर्स्ट क्लास में ये चीज बता दिया था कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो ना केवल प्रिंसिपल और अमाउंट का होता है, वो इंटरेस्ट में भी वही रेशियो चलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर is to compound interest for the second year is equal to 5:6. Compound interest of the second year to the compound interest of third year is equal to 5:6. अगेन अगर आप 2-2 साल मर्ज करना चाहोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 का मतलब है 2 साल का मतलब है स्क्वायर, 3 साल का मतलब है क्यूब। अगर आप पहला 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लोगे और लास्ट के 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लोगे, दैट विल बी 25:36, क्योंकि 5:6 था तो 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यही है, मतलब ये चीज और लिख के नहीं समझाना है मुझे, मैंने ये फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years is to compound interest for the last 2 years will be 5 square is to 6 square। ठीक है, क्योंकि 20% होता है प्लस 1/5, यानी 5 पे 1 ज्यादा, तो कितना आएगा ये चीज? 5:6। तो ये हो जाएगा 25:36। यहाँ पे यही बोला है, द कंबाइंड इंटरेस्ट अर्न्ड in the third and fourth year is this much more than the combined interest of the first 2 years। तो ये 36 is 25 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। नाउ दिस 11 is equivalent to 3025। तो 1 का वैल्यू कितना निकलेगा? 1 का वैल्यू 287 निकलेगा, सॉरी 28 नहीं 275 निकलेगा। ओके, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड एट द एंड ऑफ 3 ईयर, एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, यानी पहले 2 साल का इंटरेस्ट प्लस लास्ट के 2 साल का इंटरेस्ट ओवरऑल निकालने बोला है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 275 है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 61 हो रहा है। ठीक है, तो 61 का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे लिख लेता हूँ, 61 यूनिट्स का वैल्यू होगा 61 इंटू 275। ये कितना हो जाएगा देख लो, 275 एंड अरे 6 से मल्टीप्लाई करना था ना, 0 0 3 5 4 6 एंड 275। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 16775।
हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर इसमें ऐसा भी पूछता कि पहला 2 साल का जो, अगर 2 साल के लिए मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालूं तो वो कितना आएगा, यही आएगा फॉर 2 years, फॉर 3 years 5³ is to 6³। तो इंटरेस्ट में भी ऐसा ही चलता रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी है वैसे, ये सिंपल है। Alia deposited a total of 32,800 in the bank account of her 2 daughters, ठीक है, Priya and Sia. The deposit for Priya had a maturity period of 5 years, यानी प्रिया का पैसा 5 साल बाद मेच्योर होगा, okay, and that for Sia was 7 years. The rate of compound interest for both was 25%, compounded annually. If both daughters received the same maturity amount, what sum was deposited in Sia's account? ठीक है, तो सेम मेच्योरिटी मतलब, अब देखो कि अमाउंट ऑफ प्रिया इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सिया, यही होगा अमाउंट ऑफ, क्योंकि मेच्योरिटी अमाउंट सेम है ना, सेम मेच्योरिटी अमाउंट, नॉट सेम इंटरेस्ट, सेम मेच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रिया, प्रिंसिपल ऑफ प्रिया इंटू 5/4 टू द पावर 5, एंड ये होगा प्रिंसिपल ऑफ सिया इंटू 5/4 टू द पावर 7। ये होगा कि नहीं, समझ में आया, क्योंकि कहाँ गया, हाँ, 25% का मतलब होता है +1/4, यानी 5 के ऊपर 4 के ऊपर 1 यानी 5। अगर मैं टाइम्स में लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा कितना, 5/4 टाइम्स, ये लिखूंगा 5/4 टाइम्स। यानी अगर मैं बोलूं कि मेरा पैसा 25% बढ़ गया तो मैं बोलूंगा मेरा पैसा 5/4 टाइम्स हो गया। अब ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हर साल इतना गुना होता रहेगा, हर साल उतना गुना होता रहेगा, तो इसका जो प्रिंसिपल है उसके साथ 5/4 टाइम्स, फिर 5/4 टाइम्स, फिर 5/4 टाइम्स, तो इसका कितना साल तक होगा, 5 साल तक, और इसका कितना साल तक होगा, 7 साल तक। अब ये चीज क्या खूबी है इसमें, देखो मैं किसी एक का एग्जांपल लेके बता देता हूं कि हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर t, पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें अगर आप यहाँ पे 25% बैठाओगे, 25/100 कितना हो जाएगा, 1/4, 1 + 1/4 कितना हो जाएगा, 5/4, ठीक है, और जितना साल है वो बैठा देना आप, यहाँ पे 5 साल था तो 5 बैठाया, 7 साल था तो 7 बैठाया। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला हम लोग बचपन में रटते थे, बट बचपन में अगर हमको पता होता कि परसेंटेज का फ्रैक्शन से इस तरीके का निकाल सकते हैं हम लोग, तो तब कितना आसान होता, ठीक है, ओके। एनीवेज अब देखो यहाँ पे 5/4 टू द पावर 5 तो कट जाएगा पूरा, और 5/4 टू द पावर 2 रह जाएगा, यहाँ पे ये 2 रह जाएगा। ये PS को नीचे ले लो, प्रिंसिपल ऑफ प्रिया डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ सिया इज इक्वल टू 25/16, ये रह जाएगा रेशियो, ठीक है। और यहाँ पे तो हमको बोला ही है कि टोटल पैसा कितना डिपॉजिट किया था, 32, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, देखो तो एक बार 41 हो रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 32800,
ठीक है, तो यहाँ पे दिख जाएगा हमको बहुत सिंपली 41 टाइम्स, मतलब ये 800 आ जाएगा। What was the sum deposited in सियास अकाउंट? सिया को कितना मिला था? 16 इंटू 8। ठीक है, तो ये होगा 16 इंटू 800। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट, a sum of rupees 32,000 is borrowed at compound interest of 30% for 3 years. Okay, an amount of rupees 12,000 and 20,000 was returned at the end of first and second year. What amount at the end of third year will complete the loan? ये तो सिंपल है, आप पार्ट बाय पार्ट कैलकुलेशन करते हुए जाओ। थर्टी परसेंट करके करना है। हाँ चलो देखते हैं। पहला साल 30% लगेगा तो 9600, कितना हो जाएगा ये 41600। फिर मैंने कितना पैसा दे दिया 12,000, ये माइनस करना मत भूलना। ठीक है, ये हो जाएगा 29,600। माइनस करना भूल गया था क्या? नहीं सर, रॉन्ग कर दिया कैलकुलेशन। इसके बाद फिर से 30%, तो 30% कितना हो जाएगा 29,8700, 8700 और 180, तो 8880। देख लो एक बार। चलो सही है, ऐड करते हैं इसको, कितना होगा लास्ट में, तो 80 आएगा, लास्ट में 80 आ गया। और यार इतना सामने से ना आंख में धुलना सा लगता है ना। 388 384, फिर मैंने कितना पैसा दे दिया 20,000। कैलकुलेशन सही जा रहा है ना? 84, अच्छा ये तो 184 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 30,000, 30% मतलब ये इधर लिख देता हूँ, तो 30% कितना होगा, 0 कट जाएगा, 4 4 5 और ये 5 5 5 4 4, तो इधर हो जाएगा 4 2 0 4 2 24024। ठीक है, ये होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन पे बेस्ड था, इतना कुछ कैलकुलेशन पे ही करना पड़ेगा। हाँ इसको कुछ नहीं है। नहीं, इसको तो कैलकुलेशन पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में पैसा माइनस वगैरह ये सब करना है ना। पहले जैसा कुछ नहीं है ना। नहीं, कितने इस वाला था इसको एक बार में भी कर सकते हो। एक बार में मतलब अगर 32,000 पे 32,000 पे अगर डायरेक्ट 3 साल के लिए 30% लगा दो तुम, ठीक है, लगा दिया 30%, कुछ एक वैल्यू आ गया, उस वैल्यू से तुमको माइनस करना पड़ेगा, उस वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा 12,000
का 30% पे 2 साल का और 20,000 का 30% पे 1 साल का। तो बट अगेन थोड़ा घुमा फिरा के हो रहा है, कर सकते हो ऐसा, बट 30% पे क्या हो जाएगा, 10:13 आ जाएगा ना, माने क्यूब आ जाएगा, तो 1000 का क्यूब बताओ, 2197। हाँ, तो 1000 इंटू 2197 आया, दोनों तरफ 32 मल्टीप्लाई करो, तो प्रिंसिपल अगर 32,000 है तो अमाउंट होगा 2197 इंटू 32, वो आ गया तुम्हारा अमाउंट। 2197 इंटू 32 इज योर फाइनल अमाउंट। बट ये अमाउंट कम आएगा ना बहुत, क्योंकि मैंने बीच में तो 12,000 रुपए दिया है, तो इस 12,000 का 2 साल का इंटरेस्ट माइनस होगा, इस 20,000 का 1 साल का इंटरेस्ट माइनस होगा। ठीक है, वैसा यू कैन डू इट। हो जाएगा ना सर, मतलब कैलकुलेशन और ज्यादा बढ़ हाँ, तब भी तो बढ़ ही जाएगा। चलो नेक्स्ट। आज मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस, क्योंकि आज थोड़ा अप्रोच चेंज करना है मुझे, जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ रहा है तो आप लोगों को थोड़ा जल्दी सोचने को मजबूर करना है। Rahul borrowed 20,000 at compound interest 10% for the first 2 years and 25% for the next 2 years. He paid 13,000 at the end of 2 years. What is the total interest he paid in 4 years? So 10% 2 साल में कितना हो जाएगा? नहीं, उसको फिर ऐसा मत करो ना 21, क्योंकि देखो इस तरीके का क्वेश्चन एक सीक्वेंस में चलता है, जैसे 2 साल बाद हुआ, 2 साल बाद मैंने 13,000 दिया, देने के बाद फिर बाकी का पार्ट कितना पे चलेगा, 25% पे चलेगा। तो इस सीक्वेंस वाला क्वेश्चन थोड़ा रेशियो से ही करने का कोशिश करो तो सही होगा। जैसे 100:121 होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। प्रिंसिपल कितना है मेरा 20,000, यानी 200 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इंटू क्या होगा 200। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि 20,000 से 2 साल बाद ये पैसा कितना हो गया 24200, मतलब 10% फॉर 2 years, यही होगा। अच्छा, अब मैंने यहां पे दे दिया 13,000, मैंने 13,000 अपने पॉकेट से दे दिया, थोड़ा कम करने का कोशिश किया। अगर मैं इसी में कंटिन्यू रखता तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता, बट मैं 1 साल बाद मैंने सोचा कि मेरे हाथ में थोड़ा पैसा है तो मैं थोड़ा दे देता हूँ पैसा। ठीक है, तो मैंने 13,000 रुपीज दे दिए, तो 13,000 रुपीज दे दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा 1120। अब ये चलेगा और 2 साल। सर हम्म, क्वेश्चन पे तो बोला है ना, इफ ही पेड रुपीस 13,000 एट द एंड ऑफ 2 years। हाँ, तो 2 साल के बाद ही ना, 10% फॉर 2 years नहीं है, नहीं तो ये 100:121 कैसे आया? वहाँ पे तो 10% फॉर द फर्स्ट 2 years बोला है ना, हाँ, फिर से उसने 25% को ऐड किया है। नहीं 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 नहीं, मतलब उसने पहले पूरा स्कीम समझाया तुमको। तो द स्कीम इज, जैसे मान लो मैं तुम्हारे घर में स्कीम समझाने आया, स्कीम ऐसा है कि तुम 4 साल में 4 साल के लिए पैसा रखेगा, पहला 2 साल में, या पैसा लेगा, तुम मान लो लोन लोन ले रहा है, पहला 2 साल तुमको 10% चार्ज करेगी कंपनी, और लास्ट का 2 साल 25% चार्ज करेगी। ये मैंने तुमको स्कीम समझा दिया। द नेक्स्ट मोमेंट तुम सामने से बोले कि 2 साल के बाद जो पैसा होगा अगर मैं उसमें थोड़ा कुछ दे दूं पैसा, मैंने बोला हाँ दे सकते हो, तो फिर जो बात का 2 साल में 25% है वो थोड़ा कम पैसे पे लगेगा, तो तुमको फाइनली थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो ये पहला जो लाइन है उसने उसने पूरा स्कीम समझाया है। दिस इज नॉट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि ऐसा हो रहा है फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, दिस इज नॉट द क्रोनोलॉजी, ये उसने स्कीम समझाया। उसके बाद बोला कि अगर पहले 2 साल के बाद वो 13,000 रुपीज दे दे तो उसके पास बचेगा कितना, इतना। अब इस पे लगेगा बाकी का 25%,
फॉर 2 years। तो 25% फॉर 2 years कितना होता है 1/4, यानी 4 पे 1 ज्यादा, तो 4:5, और 2 साल है तो 16:25। ठीक है, तो अभी देख लो आप, 16 का वैल्यू 112 है, यानी इंटू 7 और 00। 25 का वैल्यू, ये एक्चुअली नहीं कैलकुलेट करने से भी होगा, मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए। अच्छा चलो कर ही लेते हैं, और लिख ही दिया है तो। एक्चुअली ये नहीं चाहिए था इतना। चलो हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ओवरऑल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दिया मैंने, देख लो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, यहाँ पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हो। हाँ पैसा, पैसे में बोलो ना, परसेंटेज में क्यों बोल रहे हो। 4200। हाँ, और वहां का कितना इंटरेस्ट दिया 300, 6300, 10,500। तो ये अमाउंट नेसेसरी नहीं था निकालने का, हम लोग 9 का वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, मैंने 9 इंटू 7 तो 6300 आ जाता। ये अमाउंट तो चाहिए, नहीं तो ये माइनस कैसे करेंगे, तो ये वैल्यू कैसे आएगा। ठीक है, गॉट इट। A scheme offers compound interest at 10% per annum. Arjun invested in the first, second and third years in the ratio 2:3:4, यानी वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाते गया। If the total interest obtained at the end of 3 years is this, find the total sum he invested। तो 200, 300, 400 ले लिया ना, हाँ वेरी गुड। अब 200 रुपए पे कितना इंटरेस्ट लगेगा। 20, 30, 40% क्यों ले लिया, 10% तो एक ही। हाँ 200% पे कितना, आई मीन 200 रुपए पे कितना परसेंट लगेगा बताओ। नहीं, क्योंकि ये वो पैसा है जो उसने इन्वेस्ट किया था फर्स्ट ईयर में, और ये चला, तो इसमें 3 साल का 10% लगेगा। तो 3 साल का 10% कितना होगा, क्यूब नहीं परसेंटेज में, जल्दी बताओ गधो। 33.1। 10% 2 साल में कितना 21%, 3 साल में कितना 33.1, 4 साल में कितना 46.41। तो 200 रुपए, 300 रुपए और 400 रुपए। अब ये जो 200 रुपए है ये उसने पहले साल में रखा ना, तो इसके ऊपर 10% का इफेक्ट 3 लेयर्स में आएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, तो 10% फॉर 3 इयर्स, तो 10% फॉर 3 इयर्स कितना होता है 33.1। ये भी मुझे लिखना से, चलो लिख देता हूँ, ये बच्चे रोएंगे फिर। ओके, इस पे आएगा 2 साल के लिए, इस पे आएगा 1 साल के लिए। तो 2 साल के लिए होगा 21% ऑफ 300, यानी कितना आएगा इसमें 63। और इसमें तो और कुछ है ही नहीं, मतलब 10% ऑफ 440 आएगा। देख लो कितना आ रहा है,
सो दिस इज द टोटल इंटरेस्ट दैट आई एम गेटिंग। ठीक है, अब ये टोटल इंटरेस्ट बराबर किसके हैं? रुपीस 4230। ठीक है, इसको थोड़ा मैं ऐसा लिख देता हूं, मैं डायरेक्ट लिख देता बट समझ में नहीं आएगा फिर। अब देखो थोड़ा सा नंबर्स को ध्यान से देखो, 4 और 23। 4 का चौपल कितना होता है? चौपल मतलब इंटू 4 टाइम्स, 16 डबल ट्रिपल चौपल बोलते हैं उसको। 4 का 4 टाइम्स 16, 23 का 4 टाइम्स 92। तो अगर मैं 423 से काटूं तो ये हो जाएगा 10, और 423 से काटूं तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये 10 इधर जाके 100 हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 4 यानी 25। ठीक है, ये नीचे वाला 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 100 हो गया और 4 नीचे आएगा। तो अभी हमको क्या निकालने बोला है? फाइंड द टोटल सम ही इन्वेस्टेड इन द स्कीम। तो टोटल सम कितना इन्वेस्ट किया था? $900, और इसका रियल वैल्यू आएगा इंटू 25 करके, इंटू 25 करोगे तो 22500 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये आसान था, मतलब कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आसान था, बट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि इसको ऐसे लिखना है, ऐसे सोचना है, क्योंकि पहले साल वाला जो होगा वो तो 3 साल के लिए रहेगा, दूसरे साल वाला 2 साल के लिए रहेगा, ये समझना पड़ेगा ना। हो गया ये? चलो, ये है मजेदार क्वेश्चन। देखो, a sum of rupees 9600 is invested at simple interest, ये simple interest का क्वेश्चन है। ठीक है, for 5 years at x% per annum for the first 3 years and y% per annum for the last 2 years. The total amount payable increased by 7.14 in the third year and by 6.67 in the fifth year. ये होमवर्क करोगे क्या? चलो ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का है, मतलब बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे कोई भी अगर प्रिंसिपल है, जैसे यहाँ पे तो दिया ही हुआ है, वैसे प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे हुआ क्या, द टोटल अमाउंट पेबल इंक्रीज बाय 7.14 इन द थर्ड ईयर एंड बाय 6.67 इन द फिफ्थ ईयर। इन द फिफ्थ ईयर मतलब फोर्थ ईयर से फिफ्थ ईयर का रेशियो होगा 6:7, और इन द थर्ड ईयर यानी सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर का रेशियो होगा 14:15। 7.14 होता है 1/14। ओके, तो यहां पे जैसे कुछ एक वैल्यू आएगा, ठीक है, समझ लो। चलो, यहाँ पे कुछ एक वैल्यू आएगा, यहाँ पे कुछ एक वैल्यू आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसा 1 1 2 3 4 5वां साल। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहां तक ना सेम परसेंटेज है, तो इंटरेस्ट भी सेम आना चाहिए।
क्यों? सिंपल इंटरेस्ट पे हर एक ये वाला वैल्यू ना प्लस जितना भी होगा ये सारा प्लस सेम आना चाहिए, और इन दोनों साल में ये दोनों प्लस सेम आना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं यहां पे कि 7.4% जो बोला है कि तीसरा साल तो ये है, तो तीसरा साल यानी अगर मैं इसको 14 लेता हूं तो इसको 15 लेना पड़ेगा, तो यहां पे तो +1 आ रहा है, तो यहां पे भी फिर +1 आएगा, इसमें भी +1 आएगा, तो ये होगा 13। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ चलो हो गया। नेक्स्ट इज, यहां पे क्या हो रहा है देखते हैं। यहां पे उन्होंने बोला है 16.67% इन द 5th ईयर, तो 16.67% क्या होता है 1/6 यानी 6 से 7, बट मैं 6 से 7 बैठाऊंगा तो यहाँ पे भी 1 ही आ रहा है, ये मैच नहीं करेगा, तो मैं ये नीचे बैठाता हूँ, इसको हमको एक्चुअली रेशियो का मतलब रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा 6:7। अब सोचो, हाँ अगर ये 6:7 आ रहा है तो यहाँ पे 1 का गैप है ना, तो हिसाब से यहां पे भी 1 का ही गैप होना चाहिए, क्योंकि ये y% है पूरा और ये पूरा x% है, तो ये रेशियो ऐसा आना चाहिए 5:6:7। बट यहां पे 5 नहीं है ना, 5 के बदले क्या बैठ रहा है ऑलरेडी 15, यानी इंटू 3 टाइम्स है, तो यहां पे भी 18 बैठेगा, यहां पे भी 21 बैठेगा, यानी यहां पे इंटरेस्ट 3 करके। तो ये क्या होगा, ये 12 होगा, सॉरी ये तो लिखा ही नहीं मैंने, ये 12 होगा प्रिंसिपल। तो अब प्रिंसिपल दिया हुआ है तुम्हारे सामने, टोटल इंटरेस्ट निकालने बोला है, फटाफट से टोटल इंटरेस्ट निकाल लो भाई। कितना आ रहा है 7200, ठीक है। तो 12 इज इक्विवेलेंट टू ₹9600, यानी यहाँ पे इंटू हो रहा है 800, तो टोटल इंटरेस्ट जो है टोटल इंटरेस्ट है 12369 9 यूनिट्स या 9 रेशियोज इंटू 800 रुपीज, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 7200 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हुआ, मतलब शुरू हुआ कि नहीं वो पूछ रहा हूँ।
चलो देखते हैं। A sum of rupees 26250 was invested at the rate of 12.5% compound interest. 2 years later, rupees 9600 was withdrawn from the amount obtained, and the remaining amount was reinvested in the same scheme. ठीक है? What would be the change in the interest obtained in 4 years had there been no withdrawal from the initial amount invested in the scheme? ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से सोचा जा सकता है इस चीज को। एक तो है कि जो हुआ है, मतलब जो घटना हुआ है यहाँ पे, एक है सॉरी 25,000 26,250। 2 साल बाद, मैं इतना रेट वेट नहीं लिख रहा हूं, 2 साल बाद जो भी आया इस पे कितना माइनस हो गया, 9,600 माइनस हो गया। इसके बाद जो भी आया, ठीक है, उसके बाद उसको और 2 साल के लिए सेम स्कीम पे रख दिया गया। उसके बाद कुछ एक वैल्यू आया, ये वैल्यू मान लेते हैं स्टार। ठीक है, व्हाट वुड बी द, ये वैल्यू नहीं, मतलब ये वैल्यू नहीं, एक्चुअली फाइनल वैल्यू में तो डिफरेंस नहीं पूछा है, इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछा है। अच्छा एनीवे, मतलब इन दोनों में जितना इंटरेस्ट का गैप आएगा, इन दोनों में जितना इंटरेस्ट मैचअप होगा, तो ये ओरिजिनली हो रहा है। बट ये लोग पूछ रहे हैं अगर ऐसा होता कि 26250 को 2 साल के बाद वैल्यू फिर 9,600 रुपए दे दिया, ये सब झमेला नहीं करके सीधा अगर 4 साल के लिए मैं दे देता, तो जो वैल्यू मिलता, यानी मुझे जो भी इंटरेस्ट मिलता, इन दोनों इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता। ठीक है, नाउ माय पॉइंट इज कि 2 साल तक तो इन दोनों सिचुएशंस में कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज है? 2 साल बाद एक वैल्यू आया, उसके बाद मैंने माइनस करके कोई वैल्यू आया, फिर और 2 साल मैंने किया। अगर मैं यहां पे, इसको तो मैंने एक बार में लिख दिया, बट मैं अगर दो बार में लिखता कि 2 साल बाद कोई एक वैल्यू आया, फिर और 2 साल बाद ये वैल्यू आ गया, ये लिखना और सीधा 4 इयर्स लिखने में कोई अंतर तो है नहीं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? जैसे आई एम ट्राइंग टू से कि 26250 2 इयर्स कोई वैल्यू आया, फिर और 2 इयर्स फिर कोई वैल्यू आया, तो आई एम सेइंग कि ये दोनों इक्वल है ना। मैं 2 बार में पार्ट करके निकालू या मैं सीधा 4 साल का निकालू, बात तो वही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं क्या 2 साल बाद बैंक में जाके अपना अकाउंट का बैलेंस नहीं पूछ सकता, तो वो लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हमको 2 साल का कैलकुलेशन नहीं आता, 4 साल बाद ही आओ, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कोई। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो नाउ माय पॉइंट इज कि इन दोनों सिचुएशंस में क्या ऐसा चीज है जो चेंज क्रिएट कर रहा है? 2 साल के बाद का चीज। टिल 2 इयर्स इज देयर एनी चेंज? नो। ठीक है, तो यहां तक हम लोग हेडिक लेंगे भी नहीं, यहां तक हम लोग कोई हेडिक नहीं लेंगे। अरे यार, यहां तक नो चेंज है। इसके बाद अब चेंज आया अगर बोल रहे हो तुम, क्या चेंज आया? तो फिर तो ये वाला इंटरेस्ट और यहां तक का इंटरेस्ट सेम है, सेम है ना। तो यानी चेंज आएगा बस इस वाले इंटरेस्ट में, इस वाले इंटरेस्ट में चेंज आएगा। ये चेंज बिकॉज ऑफ व्हाट होगा? बिकॉज ऑफ मैंने दे दिया है। अब अगर ये 9,600 में नहीं लौटाता, ठीक है, अब अगर मैं ये 9,600 नहीं लौटाता, तो इस 9,600 पे भी तो 2 साल का इंटरेस्ट लगता और मुझे कुछ और एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता। नाउ दैट इज द एक्स्ट्रा पैसा, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वो लोग बोल रहे हैं। अगेन यहां पे स्प्लिट एंड मर्ज का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, कि मान लो ये पैसा 100 है, मैं दूसरा कलर से ही बता देता हूं। मान लो ये पैसा 100 है, ये पैसा 20 है और ये पैसा 80 है, और यहां पे ओवरऑल में 100 है।
100 पे 2 साल का इंटरेस्ट, ठीक है, और 80 पे 2 साल का इंटरेस्ट। तो यहां पे भी तो मैं 80 पे 2 साल का इंटरेस्ट दे ही रहा हूं, बट साथ में मैं 20 पे भी 2 साल पर इंटरेस्ट दे रहा हूं। यहां पे भी मैं 80 पे 2 साल का दे ही रहा हूं, बट इस 20 रुपीज पे मैं 2 साल का इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूं। तो ये जो 20 रुपीज पे अगर मैं 2 साल का इंटरेस्ट जो देता, वो तुम कैलकुलेट करके निकाल के बता दो मुझे कि इस 20 रुपीज पे 2 साल का 12.5% पे कितना इंटरेस्ट आता। नाउ दिस विल बी द what would be the change in the interest obtained in 4 years had there been no withdrawal। ठीक है, यही चीज हमको निकालना है। तो फटाफट करेंगे इसको एकदम। 12.5% मतलब भाई 1 बाई प्लस 1 बाई 8 यानी 8 पे एक ज्यादा। तो क्या आएगा यहाँ पे 8 स्क्वायर इज टू 9 स्क्वायर आएगा, वेरी फाइन। 64 इज टू 81 आएगा, ओके। नाउ 64 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट 9600, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल की तरह ही एक्ट करेगा ना। क्या करता हूं यार, ओके। तो ये वाला वैल्यू निकालना है हमको, 17 का वैल्यू निकालना है। 17 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, निकालो। ये इनटू कितना होगा, अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 करूं तो 32 और इंटू 3 करूं तो ये होगा 3/2 और साथ में इंटू 100। समझ में? देखो हाँ, जैसे 64 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 32 को इंटू 3 करोगे तो 96 और साथ में इंटू 100। तो 17 के साथ भी यही करना पड़ेगा कि 17 इंटू 3/2 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे तो कट जाएगा, 50 हो जाएगा। 17 3 जा 51 होता है, 51 इंटू 5 होता है कितना, 51 इंटू 5 255, ठीक है। हो गया। तो हमको वहीं पे टारगेट करना था जहां पे चेंज आया था, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट कैलकुलेशन करके फायदा नहीं है, क्योंकि वैल्यूज दिया हुआ है ना, एवरीवन विल गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स कैलकुलेटिंग द रियल वैल्यूज कि 64 इज टू पहला 2 साल का 64 इज टू 81 करके ये वैल्यू निकालेंगे, फिर इससे माइनस करेंगे, फिर ये वैल्यू आया, फिर इसको 64 इज टू 81 करके पूरा वैल्यू निकालेंगे, फिर सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। चलो नेक्स्ट। Varun invested 1500 at R% per annum simple interest and obtained an amount of 2025 in 7 years। तो फटाफट से यहाँ पे R निकाल लो। कितना इंटरेस्ट कमाया देखो तो, 525 रुपए कमाया ना, आउट ऑफ 1500 इंटू 100। बट ये पूरा चीज 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट निकलेगा ये ओवरऑल इंटरेस्ट निकलेगा, यानी 7 साल का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। बट रेट हमेशा होता है पर एनम, तो डिवाइडेड बाय 7 हर एक साल का कितना वो निकालना।
कितना आ रहा है देखते हैं। 15 से काटेंगे तो 15 3 जा 15 5 जा 7 से काटेंगे तो 5। ठीक है, आर इज इक्वल टू 5% आ गया। तो यहां तक सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मतलब बाद में क्या पूछा वो नहीं भी पढ़ने से होता है कभी कभार। ठीक है, एनीवेज इफ ही इन्वेस्ट द सेम अमाउंट एट r+5 यानी 10% per annum compound interest, what will be the total interest obtained by him in 2 years? तो 10% 2 years कितना होता है? फिर से ऐसा मत सोचो, हाँ मतलब कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 21 ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट पूछा है तो रेशियो नहीं लेंगे। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 21% ऑफ कितना अमाउंट बोला था? सेम अमाउंट बोला था ना, सेम अमाउंट। तो ये कितना होगा? 315। तो अब उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला देखो। 350 नहीं, टोटल यहाँ पे तो वो ऑप्शन नहीं है। मतलब 315 मतलब वही है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है कि अगर वो ये पूरा पैसा, अगर वो इतना ही पैसा इतने परसेंट पे लगाता तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता। ठीक है, वो 315 ही होगा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट वाला और ये वाला, बिकॉज दीज आर नॉट टू स्कीम्स, दीज आर नॉट टू डिफरेंट स्कीम्स जिसमें वो पैसा रख रहा है। ठीक है, ये रियलिटी में नहीं हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन देखो, ये पार्ट देखो कहां से शुरू हुआ है, इफ से, कि अगर ऐसा होता तो ये बताओ। अच्छा सर, ठीक है, अगर मतलब वो अगर ऐड करना होता तो यहाँ पे होता नाउ ही इन्वेस्टेड, ऐसा करके होता नाउ ही इन्वेस्ट द सेम अमाउंट इन दिस, नाउ फाइंड द टोटल अमाउंट फ्रॉम बोथ द स्कीम्स। और अभी तो 5% तो सर 1500 पे लगता था ना, वो जो सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम ऐड करते तो। वो तो लग के ऑलरेडी बना हुआ है ना 7 साल का 525, वो तो बना हुआ है भाई देखो 525, तो 525 प्लस 315 होता 840 हो जाता। बट ये नहीं करना है हमको क्योंकि ये तो एजम्पशन है कि अगर वो ऐसा करता तो वैसा होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट है। ठीक है, थोड़ा सा ये इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट है। अ मैन बोरोज ₹72,000 from a bank at 5% simple interest. He pays it back through 5 installments of ₹24,000, 20,000, 16,000, 8,000 and ₹Y at the end of first, second, third, fourth, fifth. ठीक है, तो उसने अगर P रुपीस लिया है मान लो, तो उसने पहला इंस्टॉलमेंट दिया 24,000 का, दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया 20,000 का, ठीक है, तीसरा उसने दिया 16,000 का, फिर उसने दिया 8,000 का एंड लास्ट उसने दिया ₹Y का। ये करवाने से पहले मुझे थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट बताना चाहिए था, बट आई गेस आप लोग हैंडल कर लोगे, कोई इतना प्रॉब्लमेटिक वाला बात नहीं है। अभी एक्चुअली क्या है, अगर ये इंसान ऐसा पार्ट पार्ट पैसा नहीं लौटा के एक ही बार में पैसा लौटाता तो उसको कितना पैसा देना पड़ता? मैं लिखता हूं, आप लोग देख लो। तो उसको इतना पैसा देना पड़ता, कहां गया, अमाउंट इतना देना पड़ता है, एक बार देख लो। ठीक है, क्योंकि 72,000 उसने लिया है एंड ही इज प्रॉमिसिंग कि मैं एक ही बार में 5 साल बाद लौटाऊंगा, 5 साल तक आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप नहीं पूछ सकते कि पैसा कब दोगे कब दोगे।
5 साल बाद अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट फेल होता है देन आप यू कैन क्वेश्चन मी। तो मैं 5 साल बाद मुझे कितना देना पड़ेगा? 25% तो इंटरेस्ट है और जो मूल लिया है वो तो देना ही पड़ेगा, तो 125% ऑफ इतना। ठीक है, अब यही चीज एक्चुअली मैं दे ही रहा हूं, ये चीज मैं इने हुए दे रहा हूं यहां पे। अब इंस्टॉलमेंट पे मैं कैसे ये चीज दे रहा हूं ये समझो। ये जो मैं 24,000 रुपए दे रहा हूं, मैंने हाथ में तुमको 24,000 रुपए दिया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। बट क्या मैं टेक्निकली 24,000 रुपए दे रहा हूं? नहीं, मैं 24,000 रुपए के साथ, मतलब ये 24,000 रुपए के साथ मैं इंटरेस्ट भी तो दे रहा हूं ना भाई तुमको। ठीक है, अगले कितने साल का? 4 साल का, 5% करके 20%। तो 20% कितना हो जाएगा इसका? सॉरी, इसका इसका क्यों, इसका है ना ये पैसा 4800। तो मैं ऐसे कैश शायद तुम गिनोगे तो तुमको लगेगा हाँ तुम्हारे पास 48 नोट्स ऑफ 500 रुपीज होगा, तो तुम गिनोगे तो तुमको लगेगा कि 24,000 रुपए है। बट ये 24,000 रुपए तो मैं वे बिफोर टाइम दे रहा हूं ना तुमको। तो यू नीड टू कवर अप द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम इज मनी लोग बोलते हैं ना, इसीलिए तो बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज का 10 रुपये 5 साल बाद 10 रुपये नहीं होगा ना। ठीक है, तो अभी का, आज का 2020 का 24,000 रुपए, 2025 का 24,000 रुपए ही होगा क्या? नहीं, इसका इंटरेस्ट का भी वैल्यू मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम गोज फॉर दिस 20,000। इसके साथ अगले 1 2 3 साल का इंटरेस्ट आएगा 5 करके 15%, कितना आ जाएगा? 3,000। ठीक है, इसका 15% आएगा ना, 1 2 3। ठीक है, फिर 16,000, 1 2, हाँ 5% करके 2 बार 10%, 10% तो 1,600। ये 8,000 1 साल पहले दिया गया है, ये 8,000 1 साल पहले दिया गया है, तो बस 1 साल का टाइम वैल्यू ऑफ मनी पकड़ना पड़ेगा। सर 400 5% दे देना। एंड लास्ट में मैंने y दिया। ठीक है, अब ये दोनों जो मैं क्लाउड बनाने वाला हूं, ये दोनों आपको इक्वेट करना है। ठीक है, ये दोनों इक्वेट करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो दिस विल बी DIY, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो ये वाला करना, आंसर निकालना। और भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें कुछ कुछ ऐसा चीज मैं DIY कर दूंगा। सर इसका क्या निकालना है, हम लोग को डिफरेंस निकालना है। y निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। सो अगर एक ही बार में देता तो इतना देता, अगर पार्ट पार्ट करके दे रहा हूं तो इतना दे रहा हूं, बट ये दोनों का वैल्यू इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, बट ये पैसा मुझे हार्ड कैश नहीं मिला, लेकिन क्या ये पैसा मुझे हार्ड कैश मिला? मैं जब तुमको लौटा रहा हूं, मैं तो तुमको फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना दूंगा तुम्हारे हाथ में? 24,000 रुपए। क्या तुमको ये पैसा मिला? ये पैसा मैं तुमको ऐसे दे रहा हूं कि हार्ड कैश तो नहीं दे रहा हूं ना, नहीं दे रहा हूं, बट ये पैसा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कैलकुलेट हुआ है। ये पैसा तुमको कैश नहीं मिल रहा, कैश इन द सेंस मतलब यूपीआई ट्रांसफर हो जो भी हो, मतलब उसी को कैश ही बोलेंगे, मतलब तुमको कैश नहीं मिल रहा है। ये पैसा भी तुमको हार्ड कैश नहीं मिल रहा है, ये पैसा भी नहीं मिलेगा। ये सारा पैसा तुमको पूरा हार्ड कैश में दे रहा हूं, बट ये सारा पैसा, ये पैसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैं तुमको 24,000 नहीं दे रहा हूं, 24,000 के साथ 4,800 भी दे रहा हूं। तुम बोलोगे कहां है 4,800? ये तो इंक्लूड होगा ही, क्योंकि ये पैसा मैं तुमको 4 साल पहले दे रहा हूं, जबकि मेरा बात नहीं था 4 साल पहले देने का। तो ये पैसा तुम कहीं और देके इतने ही रेट में इंटरेस्ट कमा सकते हो।
तो वो तो मैं भी कमा सकता था, बट जस्ट बिकॉज तुमको जरूरत है, तुमने बोला कि हर साल में पैसा देना, मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्कीम का रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा था। तो ये पैसा एक्चुअली मेरा है जो मैं तुमको दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, कितना हो गया टाइम? ओ 10:43। A sum was invested at 15% per annum simple interest for 3 years. Had it been invested at the same rate of compound interest for 3 years, the interest would have been 2268. ठीक है? What was the interest obtained from the investment in 3 years? Now this is a question about difference of simple interest and compound interest for 3 years. 2 years का जो difference का question होता है वो हम लोग बहुत easily कर लेते हैं, बट 3 years का क्वेश्चन और अगर इस तरीके का परसेंटेज हो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार, तो मिला मिला के कर सकते हैं हम लोग। तो मैं एक मेथड बता देता हूं तुमको। तो डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, ये होता है 3x plus 1 if and only if principal is equal to x cube। ठीक है? अब ये मतलब थोड़ा बनावटी फॉर्मूला है, थोड़ा जुगाड़ टाइप का है। ठीक है? अब ये x क्या है, तुम्हारा वाला x नहीं। ठीक है? अब ये x क्या है समझो, ये x है, देखो हम लोग रेट को r% मानते हैं ना, r% पर एनम लिखते हैं हम लोग। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम लोग ऐसा करते हैं r/100। अभी तो नहीं करते क्योंकि हम लोग बड़े हो चुके हैं, बट परसेंटेज जब पढ़ा था, सोचो परसेंटेज का फर्स्ट क्लास जब पहली बार हमने पढ़ा था 16 2/3%, तो किया था ना 16 into 3 48 plus 2 50/3%। फिर क्या किया था 50/3 नीचे, फिर 100, फिर 50 से 100 को काटा 2 हुआ, तो फिर मिला था मुझे 1/6। ठीक है? ऐसा हम लोग बच्चों की तरह करते थे। तो इस चीज को अगर मैं बच्चों की तरह ही करूं कि r% मतलब r/100, ये काट कूट के कुछ ऐसा आएगा कि नहीं? जैसे मान लो 20% है तो क्या आएगा 1/5, 25% है तो क्या आएगा 1/4, 16.66% है क्या आएगा? ठीक है? सो दिस इज x। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ भी रहा होगा, नहीं तुम्हारा इतना दिमाग नहीं है, चलो, कि अगर 15% होगा तो क्या होगा, तब तो 3/20 आएगा, ऊपर 1 नहीं आएगा। ठीक है? हाँ मिलाना पड़ेगा, तो उसको 1 करके ऊपर नीचे 20/3 लेना पड़ेगा, जो हमने लास्ट सेशन में वो हाफ ईयरली क्वार्टरली में हमने पढ़ा था। ठीक है? अब यहां पे देखो कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15% है, तो 15% 3/20 होता है, बट इस स्ट्रक्चर में तो नहीं दिख रहा है 3/20, तो मुझे इसको लेना पड़ेगा ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करके। अरे भाई साहब 20/3, फिर इसको मिटा देते हैं एक बार। अब सही है। ठीक है? तो मेरा x का वैल्यू क्या है 20/3 एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से मेरा p क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए मेरा p। डिफरेंस ऑफ CISI d का वैल्यू, d का वैल्यू होना चाहिए इतना 3x plus 1 कितना होगा, x के जगह में 20/3 बैठाओ, 20/3 3 3 कटा 20 plus 1
21, ये सारा रेशियो में है, मतलब यूनिट्स। ठीक है, बट इक्वेट कर दो, हो गया काम। ठीक है, तो 21 से कैंसिल करते हैं, 21 इंटू 1 21, बचा 1, 1 और 6 16, जाएगा तो नहीं, 0, 168, 21 इंटू 8। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 108। अब प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना है। क्या निकालने बोला था हम लोग, ओ मैं तो प्रिंसिपल निकलने लग गया था। व्हाट वाज द इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन 3 इयर्स। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं होगा शायद इसमें, तो कौन सा इंटरेस्ट निकालना है। अच्छा हाँ, हो सकता है ये क्वेश्चन, बट ये पता होना पड़ेगा कि कौन सा इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट ही होगा शायद, सिंपल इंटरेस्ट ही निकालते हैं। चलो सिंपल इंटरेस्ट ना, 15% 3 साल पे कितना आएगा, 45% ऑफ 32,000, 45 इंटू 320। ठीक है, कितना आएगा, 1400। ठीक है, अब क्यों मुझे फील हुआ, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कौन सा इंटरेस्ट निकालना है। क्यों मुझे फील हुआ, क्योंकि अगेन ये लाइन हेड से शुरू हुआ है, हेडेड बिन इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, मतलब उस सेंस में है ये। ठीक है, बट हो तो यही रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया। 90, हाँ मतलब मैंने यहां से 2 ले लिया। ठीक है, तो 45 इंटू 2 कितना हो गया, 90। ठीक है, तो यहां पे कितना बच गया, 16। 32 से मैंने 2 एज ए फैक्टर लिया है, 32 इज 2 इंटू 16, तो 2 यहां पे अगर आ गया तो 45 इंटू 2 कितना होगा, 90। यहां पे कितना बच गया, 16 बच गया ना, तो 9 इंटू 16, 16 9 से 144 होता है, और यहां का एक जीरो, यहां का एक जीरो। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई फॉर 3 इयर्स, ये वाला याद रखना, बहुत टाइम काम में आ जाता है। अब देखो, अगर 5% देता है ना, 5% पे क्या होता है, 20 का क्यूब 21 का क्यूब, जो कि पता है, मतलब मोस्ट ऑफ द सीरियस स्टूडेंट्स को ये पता है, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261। तो उसमें हम लोग फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 इयर्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। बट इसमें चाहिए होगा हमको 20 का क्यूब और 23 का क्यूब। अब 23 का क्यूब थोड़ा सा टिपिकल नंबर है। ठीक है, वो सबको नहीं आता है, तो उससे भी हम लोग मिला के कर सकते थे, बट मैंने सोचा ये मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो इसलिए मैं ये पढ़ा देता हूं। तो बट ध्यान रखना, ये वाला 3x+1 सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साल का डिफरेंस तभी होगा जब प्रिंसिपल को आप एक्स क्यूब मानोगे और रेट को इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, चलो आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इंस्टॉलमेंट पे, चलो जल्दी करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिया ऐसा एक बार। क्या है, श्याम बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 3x plus 450 and returned it in 2 equal installments of 2x each. If the sum was borrowed at compound interest, इस बार जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, पिछले बार का जो इंस्टॉलमेंट था वो सिंपल इंटरेस्ट का था। सॉरी, ये भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है बट कंपाउंड इंटरेस्ट का। यानी P आपने लिया, फिर आपने दिया 2x, फिर आपने दिया 2x ईच,
ठीक है। इफ द सम वाज बोरोड एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 14.28%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 14.28% क्या होता है? 1/7, यानी 7 के ऊपर एक ज्यादा। तो अब मुझे बताओ तुम, अगर मैं तुमको 2 साल के लिए कोई पैसा दूं एंड मैं बताऊं कि तुम मुझे डायरेक्ट 2 साल बाद देना, तो मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताओ। 7:8। डायरेक्ट 2 साल बाद? 2 साल बाद ना 49 49:64। अब अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मुझे 2-2 साल का इंटरेस्ट पे दो, सेम सिंपल इंटरेस्ट का ही कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये पैसा जब तुम दोगे तो क्या तुम सिर्फ यही पैसा दे रहे हो मुझे? नहीं सर, उसका हार्ड कैश तो उतना ही दे रहे हो, हार्ड कैश इतना ही दे रहे हो मुझे, 2x प्लस इस पे कितने साल का इंटरेस्ट? सर 1 साल 1 साल का। तो 2x का 8/7 टाइम्स, ठीक है। तो यहां पे जो पैसा होगा, ठीक है, बोरोड सम ना, हाँ, यहां पे अगर मैं बोलूं कि अमाउंट कितना है, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बताओ तो कितना है सर, कौन सा वाला सर? यहाँ पे? अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो, हाँ जल्दी बताओ। हाँ 64:49। 64/49। तो अमाउंट कितना है? 64 into P। ठीक, ठीक है, हो गया। तो ये कितना आ रहा है? सर कौन सा वाला? ये वाला, हाँ, ये तो इतना ही है, अगेन वैसा ही होगा, दिस विल बी, अरे यार 5 मिनट्स, यहां का पैसा ये पी ए है, पी ए वाला वैल्यू, ये इक्वल होगा यहां के पैसे से, ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता देता हूं, पहले ये वाला देख लेते हैं और एक बार। जैसे अगर मैं 24,000 देता, मतलब अगर मैं 24,000 एक साल के बाद दे रहा हूं, तो मैं 24,000 सिर्फ नहीं दे रहा हूं, हार्ड कैश 24,000 ही दे रहा हूं, बट उसके साथ उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे भी ऐसा हो रहा है कि ये 2x मैं 1 साल बाद दे रहा हूं, यानी मैं सिर्फ ये 2x नहीं दे रहा हूं, इस प्लस इस 2x का टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी दे रहा हूं, और ये जो 2x है ये तो अलग है ही। तो ओवरऑल मैं कितना पैसा दे रहा हूं? ये वाला पैसा दे रहा हूं तुमको, विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पे मैंने एक चीज गलती लिखा है, ये इंटरेस्ट होगा ना 1/7 होगा, ये 8/7 टाइम्स तो अमाउंट हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? मतलब एक साल का अगर मैं लिखूं, तो 1 साल का ये अगर प्रिंसिपल है, 8 क्या होगा? अमाउंट। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा था, यहां पे ये क्या था? इंटरेस्ट था ना, तो वही तो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द इंटरेस्ट। मतलब ये क्यों आता है, ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि ये पैसा तो रहेगा ही, और इस पैसे का सामने का जितना साल बचा हुआ है, यानी मैंने जितना साल पहले पैसा दिया है, उतना टाइम पीरियड का इंटरेस्ट भी तो मैं उसको दे रहा हूं। वो आंख से दिख नहीं रहा है, बट मैं अपना पैसा गवा रहा हूं ना, ठीक है। तो यहां पे भी ये हो रहा है कि ये पैसा मैं 1 साल बाद दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये पैसा नहीं दे रहा हूं,
इस पैसे का 1 साल का इंटरेस्ट भी मैं उसको दे रहा हूं, तो इंटरेस्ट विल बी 1/7, ठीक है। तो वो मैं माइंड में 1/7 सोच रहा था, बट मैंने लिखा 8/7, ठीक। तो अब ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा देखो, टोटल ये हो जाएगा 4x प्लस 2x/7, तो ये हो जाएगा 30x/7, which will be equal to 64/49 into 3x plus 450। मतलब वो अमाउंट का वैल्यू निकलेगा सर। क्योंकि पैसा तो भाई इतना ही देना पड़ेगा तुमको, तुम पार्ट पार्ट में दो या फिर वो दो, बट মানে এটা কিটা হয়, এটা কোনো সময় हार्ड कैशेर लगे হয় ना, हार्ड कैश वाला जो अमाउंट है वो कभी इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि 5 साल बाद क्यों पैसा लौटाना है, साल में थोड़ा थोड़ा करके लौटा दो तो कम पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना सर कि तुमने उससे 50,000 रुपए लिया है, 5 साल बाद लौटाओगे तो बहुत पैसा देना पड़ेगा, 5 साल का इंटरेस्ट, तो हर साल के एंड में थोड़ा थोड़ा करके दे दो तो उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो रियलिटी में यही हो रहा है, मतलब रियलिटी इन द सेंस हार्ड कैश के टर्म्स में यही हो रहा है, क्योंकि मैं अगर 50,000 रुपए लोन लूं और 5 साल बाद दूं, मान लो मुझे 80,000 देना पड़ रहा है, तो 50,000 तो प्रिंसिपल ही था और 30,000 इंटरेस्ट। बट अगर मैं उसको हर साल सपोजिंगली 13,000 करके दूं, हर साल 13,000 करके, तो 5 साल में कितना हो गया 65, तो मुझे 80,000 नहीं देना पड़ रहा है ना, 60,000 देना पड़ रहा है। तो वो हमको आंख से दिखता है कि मैं 5 साल बाद देता तो 80,000 देता, 30,000 रुपए इंटरेस्ट देता, और मैं अगर हर साल 13,000 करके दे रहा हूं तो मुझे 5 साल में कितना देना पड़ रहा है 65,000 ही देना पड़ रहा है। 50,000 मेरा प्रिंसिपल था लोन अमाउंट का और 15,000 रुपए बस इंटरेस्ट, वो हमको आंख से दिखता है। बट टेक्निकली जो इसका कैलकुलेशन है ना, तो आप सोचो जो 13,000 आपने एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दिया, उस 13,000 का नेक्स्ट 4 साल का इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, बट वो दिखता नहीं है हमको देते टाइम, क्योंकि इस 13,000 का आज का जो वैल्यू है वो 5 साल बाद उस 13,000 का वैल्यू लेकिन ज्यादा होता है। तो मैं दे उसको 80,000 ही रहा हूं, बट हमको दिख नहीं रहा है कि मैं 80,000 दे रहा हूं, दिख रहा है कि 65,000 दे रहा हूं। समझ में आया? वैल्यू इंक्रीज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हार्ड कैश, नहीं, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हार्ड कैश तो कम ही रहेगा हमेशा। इंस्टॉलमेंट दोगे तो हमेशा तो कम दोगे ना आप, एक बार में दोगे तो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट दोगे तो हमेशा कम देना पड़ेगा, बट एक्चुअली उतना ही देना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कवर अप हो जाता है। तो जैसे ये वाला पैसा आपको दिखेगा नहीं, ये रियल मनी नहीं है, ये पैसा रियल मनी नहीं है। जितना भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में जितना भी इंटरेस्ट है वो रियल मनी नहीं है, फिर ये सारा हार्ड कैश है। तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन समझ में आ गया, इसलिए मैंने बीच में डाल दिया, अलग करके इंस्टॉलमेंट का हेडिक ही नहीं रहा। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि आप ओवरऑल अगर पूरे टाइम पीरियड में आप कोई भी पैसा ना दो तो एक अमाउंट कैलकुलेट कर लो, फिर अगर आप पार्ट बाय पार्ट दोगे वो रखो एक तरफ, और ये कितना पहले दे रहे हो उसका इंटरेस्ट लो। ये पैसा मैं कितना पहले दे रहा हूं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले ये पैसा दे रहा हूं, तो इस 4 साल में मेरा अगर ये पैसा मेरे पास रहता तो बढ़ता कि नहीं बताओ, बढ़ता ना, इतना बढ़ता टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से, बट मैंने तो दे दिया, तो वो बढ़ा हुआ पार्ट भी तो मैंने तुमको दिया ना, तुम अभी इसी पैसे को जाके बैंक में रखोगे तो ये तो इतना ही बढ़ेगा। तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है, वो हमको दिख रहा है कि मैं इतना पैसा उसके हाथ में थमा रहा हूं, बट एक्चुअली मैं इतना पैसा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट था, तो ये सारा वैल्यू कांस्टेंट है, बट ये
ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो सिंपल इंटरेस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन से हुआ था, ये वाला भी सिंपल इंटरेस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन से हुआ था। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसका भी अमाउंट का कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन से हुआ है, और इसका भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन से हुआ है। ठीक है, तो ये भी है DIY। तो आज के लिए हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के और एक धमाकेदार सेशन में, विच विल बी क्लास नंबर 8। सो अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ही आप लाइक कीजिए और शेयर करना, समझ में नहीं आ रहा है तो मत कीजिए। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।